हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सुबी क्लासेस और आज आप इस वीडियो में देखेंगे लुसेंट की बुक वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान से रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के पेज बाय पेज सारे क्वेश्चंस जो कि सभी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वह बीपीएससी का एग्जाम हो या यूपीपीएससी का या फिर एसएससी या फिर कोई अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। वीडियो सभी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी सामान्य ज्ञान की ई बुक नहीं खरीदी है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसी बुक को तुरंत खरीद लीजिए, क्योंकि आपको इस ई बुक में देखने को मिलेंगे सामान्य ज्ञान के 2450 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो भी व्याख्यात्मक सहित, जिसमें कि आपके कवर होंगे 14,000 से भी ज़्यादा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस जो कि सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल होंगे। इस ई बुक की कीमत दोस्तों मैंने रखी है मात्र 21 रुपये, ताकि दोस्तों हर एक तैयारी करने वाला स्टूडेंट इसे खरीद सके। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस ई बुक को तुरंत लीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान से आज की यह वीडियो। चलिए, पहला टॉपिक है पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन। पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन से क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से दोस्तों मिलता है प्राकृत तत्व में। प्राकृत तत्व में मिलता है। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तो यह दोस्तों यौगिक कहलाता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, तो यह बनता है दोस्तों मिश्रण बनता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं, तो वह दोस्तों उपधातु कहलाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो दोस्तों लेड धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। निम्नलिखित में से किस अधातु की धातुई चमक पाई जाती है? किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट में भी पाई जाती है और आयोडीन में भी पाई जाती है। अधातु होते हुए भी धातुई चमक इन दोनों में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? तो इसमें दोस्तों जर्मेनियम एक उपधातु है। जर्मेनियम एक उपधातु है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन एक उपधातु है। जल एक यौगिक है, क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। सूची 1 में पदार्थ दिए हैं और सूची 2 में उसके तत्व दिए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, हीरा दोस्तों हीरा का तत्व है दोस्तों कार्बन, और संगमरमर का तत्व दोस्तों कैल्शियम है। रेत बालू का कण दोस्तों सिलिकॉन, और माणिक्य का दोस्तों तत्व एल्यूमिनियम है। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो इसमें से दोस्तों मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है। कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है? तो H2O दोस्तों 3 अवस्थाओं में ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक मिश्रण है। वायु एक मिश्रण है। निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना यौगिक? तो दोस्तों वायु ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, तो प्लाज्मा है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था। प्लाज्मा है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो इसमें से दोस्तों यौगिक है रेत एक यौगिक है। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर है, तो ब्लीचिंग पाउडर यौगिक है। ब्लीचिंग पाउडर यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो इसमें से दोस्तों ग्रेफाइट एक मिश्रण नहीं है। ग्रेफाइट एक मिश्रण नहीं है। बारूद होता है, तो बारूद दोस्तों होता है मिश्रण। बारूद मिश्रण होता है। कोयला है, तो कोयला दोस्तों तत्व है। कोयला तत्व है। हीरा है, तो हीरा दोस्तों तत्व है। हीरा तत्व है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो यह सर्वप्रथम कहा था दोस्तों कणाद ने कहा था। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? तो अमोनिया दोस्तों यौगिक है। अमोनिया यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो हीरा दोस्तों एक तत्व है। वायु निम्नलिखित में से क्या है? तो वायु दोस्तों मिश्रण है। वायु मिश्रण है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? अमोनिया दोस्तों रासायनिक यौगिक है। अमोनिया रासायनिक यौगिक है। निम्नलिखित में से मिश्रण है, तो मिश्रण दोस्तों इस्पात है। इस्पात एक मिश्रण है। शुद्ध तत्व कौन सा है? तो शुद्ध तत्व है दोस्तों सोडियम। सोडियम एक शुद्ध तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? तो टिन दोस्तों एक मिश्रण नहीं है। टिन एक मिश्रण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो इसमें से दोस्तों यौगिक है अमोनिया। अमोनिया एक यौगिक है। चलिए दोस्तों, परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस देखते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस देखते हैं।
परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो यह दोस्तों डाल्टन ने प्रस्तावित किया था, यह डाल्टन ने प्रस्तावित किया था। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो डाल्टन ने प्रस्तावित किया। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? तो बोह्र तथा रदरफोर्ड ने विकसित किया। परमाणु संरचना का मॉडल बोह्र तथा रदरफोर्ड ने विकसित किया था। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो रदरफोर्ड ने खोजा था। परमाणुवीय नाभिक रदरफोर्ड ने खोजा था। परमाणु के नाभिक का आकार होता है, तो परमाणु के नाभिक का दोस्तों आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो अल्फा कण के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। स्वर्णपत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की? तो स्वर्णपत्र से अल्फा के प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है, तो परमाणु में होता है, नाभिक होता है, या दिखाया। रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो यह दोस्तों उत्तरदायी है परमाणु नाभिक की खोज के लिए। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो यह सिद्ध किया था दोस्तों मौजूदगी सिद्ध की थी परमाणुओं में न्यूक्लियस की मौजूदगी को सिद्ध किया था। किसी पतली स्वर्णपर्णिका पन्नी से अल्फा कणों का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति का संकेत करता है? तो यह संकेत करता है किसी परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक करता है। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो दोस्तों अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? तो यह खोज की थी दोस्तों रदरफोर्ड ने। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो वह हैं दोस्तों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हैं। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, तो दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु में कौन से मूल कण समान संस्था में स्थित होते हैं? तो यह स्थित होते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन स्थित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो आवेश रहित कण है दोस्तों न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? तो यह निर्धारित करता है दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या। वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन ने की थी। याद रखिएगा, जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो सफलतापूर्वक निर्धारण सर्वप्रथम किया था मिलीकन ने। निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? वह कण है दोस्तों इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो यह सर्वप्रथम डी ब्रोगली ने की थी। यह सर्वप्रथम डी ब्रोगली ने की थी। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो -1.6 × 10⁻⁻19 सी होता है। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? तो दोस्तों द्विप्रकृति पाई जाती है इलेक्ट्रॉन में द्विप्रकृति पाई जाती है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज दोस्तों गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन पर आवेश डैश पर आवेश के बराबर होता है, तो प्रोटॉन पर आवेश अल्फा कण पर आवेश के बराबर होता है। ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? तो दोस्तों परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम है। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है? तो वह है दोस्तों चैडविक हैं न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक। निम्नलिखित में से किस परमाणु में नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? दोस्तों लिथियम के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। लिथियम के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता हैं? तो पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता एंडरसन हैं। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है पॉजिट्रॉन। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, तो बोस हैं। याद रखिएगा, बोस हैं। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचरण होता है? तो वह है दोस्तों न्यूट्रिनो है। वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांध रखने का कार्य करता है, तो वह कण है दोस्तों मेसॉन।
न्यूट्रॉनों की खोज करता है तो न्यूट्रिनो के खोजकर्ता पाउली हैं, न्यूट्रिनो के खोजकर्ता पाउली हैं। मेसॉन के खोज करता है तो मेसॉन के दोस्तों खोज करता हैं यूकावा मेसॉन के खोज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? तो फोटोन परमाणु का भाग नहीं है। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो द्रव्यमान संख्या दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं? तो कहते हैं दोस्तों द्रव्यमान क्षति कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक C12 है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? किसी तत्व के रासायनिक गुण दोस्तों परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो यह संबंधित है दोस्तों पाउली से संबंधित है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है तो चक्रण से संबंधित है। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करता है तो है दोस्तों चुंबकीय क्वांटम संख्या है। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रण होता है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रण होता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो उनमें दोस्तों पाया जाता है विपरीत चक्रण पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत कहलाता है, तो यह सिद्धांत हुंड का नियम कहलाता है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो हाइजेनबर्ग ने किया था। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह कथन है। तो यह कथन है दोस्तों हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का कथन है। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके दोस्तों न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर करता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा में निम्न कक्षा में जाता है तो उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो वह दोस्तों ऊर्जा का उत्सर्जन करता होता है। निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रति कण युग्म है? तो दोस्तों इसमें से इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एक कण प्रति कण युग्म है। किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या m है। नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या m-z होगी। परमाण्विक संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो Z है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है तो 38 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या 38 है। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन हैं। इसकी द्रव्यमान संख्या मास नंबर होगी तो इसकी द्रव्यमान संख्या होगी दोस्तों 19। एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन हैं। इसकी द्रव्यमान संख्या होगी तो दोस्तों होगी 39। इसकी द्रव्यमान संख्या 39 होगी। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो होगी दोस्तों 4 होगी। एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणु क्रमांक 11 है तो प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रोटॉन की संख्या दोस्तों होगी यहाँ पे 11। 88 Ra226 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः है तो यह दोस्तों क्रमशः है 138 एवं 88 है। 138 एवं 88 है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो इसके नाभिक में दोस्तों प्रोटॉन होते हैं 6। इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं। चलिए दोस्तों रेडियो सक्रियता रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन देखते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेक्वेरेल ने की थी। हेनरी बेक्वेरेल ने की थी रेडियोधर्मिता की खोज। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो यह गुण है दोस्तों नाभिक का गुण है। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है तो दोस्तों परमाणु का नाभिक भाग लेता है। किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है तो प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या से कम होती है।
रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? रेडियोधर्मिता का यूनिट क्यूरी है। रेडियोधर्मी तत्व जिसका उत्सर्जन करते हैं तो अल्फ़ा बीटा तथा गामा का विकिरण करते हैं। अल्फ़ा तथा बीटा किरणों की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने की थी। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? गामा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी। गामा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने की। निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? तो हीलियम नाभिक के समकक्ष दोस्तों अल्फा किरण होता है। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों गामा किरणों की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। अल्फा किरणें हैं तो अल्फा किरणें दोस्तों He++ आयन हैं। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश है तो हैं दोस्तों 2 इकाई धन आवेश है। बीटा किरणें बनी होती हैं तो बीटा किरणें दोस्तों ऋण आवेशित कणों से बनी होती हैं। निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? तो बीटा किरण से संभारिक का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? तो बढ़ता है दोस्तों बीटा कण के उत्सर्जन से। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो ऋणात्मक आवेश बीटा किरण में होती है। इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन है? तो इलेक्ट्रॉन का दोस्तों समरूप बीटा कण है। इलेक्ट्रॉन का समरूप बीटा कण है। सामान्य ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की वेधन क्षमता अधिक होती है क्योंकि दोस्तों बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उनका वेग अधिक होता है। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं? तो बीटा किरणें दोस्तों ऋणात्मक आवेश वहन करती हैं। गामा किरणें किससे बनी हुई होती हैं? तो गामा किरणें दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी होती हैं। गामा किरणें क्या होती हैं? गामा किरणें दोस्तों रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं। निम्नलिखित में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक है? तो गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? तो आयनन क्षमता दोस्तों सबसे कम होती है गामा किरण की। गामा किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है। निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो अल्फा किरणों की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। सबसे कम गामा किरणों की होती है और सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा किरणों की होती है। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? तो यह दोस्तों बदल जाते हैं शीशा में। अंतिम रूप से शीशा में बदल जाते हैं। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? न्यूनतम पारगम्य शक्ति है दोस्तों अल्फा किरण। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? तो यह दोस्तों रखा गया है पोलिनियम का नाम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है? तो यह दोस्तों एल्यूमिनियम नहीं दर्शाता। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो रेडियो एक्टिव तत्व जर्कोनियम नहीं है। जर्कोनियम नहीं है। विघटनाभिक रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? पीबी लेड के बने पात्र में रखना चाहिए। एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो इसमें दोस्तों परिवर्तन होता है परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि और वह परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो इसमें परिवर्तन होता है दोस्तों परमाणु क्रमांक में 2 तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है। रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है। उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? तो वह दोस्तों 280 दिन के बाद रह जाएगा। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल हाफ लाइफ पीरियड 1 दिन हो तो 4 दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग शेष रह जाएगा? 6 होल 1/4% रह जाएगा। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा। तो यह दोस्तों समय लगेगा 8 महीने का समय लगेगा। वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारण करने के लिए विघटनाभिकता रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग करती है? तो वह प्रणाली दोस्तों कहलाती है कार्बन काल निर्धारण। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किया जाता है। यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किया जाता है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों जीवाश्म की आयु निर्धारण का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो यह दोस्तों सबसे पहले किया था हेनरी बेक्वेरेल ने किया था। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की ज़रूरत होती है? तो जारी रखने के लिए न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार दोस्तों ऑटो हॉर्न ने किया था। ऑटो हॉर्न ने किया था। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो जिरकोनियम आवश्यक है। जिरकोनियम आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट का उपयोग दोस्तों विमंदक की तरह किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो यह दोस्तों पदार्थ है भारी पानी। रेडियोधर्मिता नापी जाती है। तो रेडियोधर्मिता दोस्तों नापी जाती है गीगर या मूलर काउंटर के द्वारा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम दोस्तों कार्य करता है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। तो यह विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा। अति प्राचीन चट्टानों के आयु निर्धारण में किसका उपयोग होता है? तो यहाँ दोस्तों होता है प्रयोग होता है पोटेशियम आर्गन डेटिंग का। पोटेशियम आर्गन डेटिंग का प्रयोग होता है अति प्राचीन चट्टानों के आयु निर्धारण के लिए। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। अल्फा बीटा गामा की वेधन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होंगी? तो यह होंगी दोस्तों गामा, बीटा और फिर अल्फा होंगी। चलिए दोस्तों समस्थानिक, समभारिक एवं सम न्यूट्रॉनिक, आइसोटोप, आइसोबार एवं आइसोन्यूट्रॉनिक से क्वेश्चंस देखते हैं। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? न्यूट्रॉन की संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें दोस्तों प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों से में भिन्न होते हैं? तो वह भिन्न होते हैं दोस्तों न्यूट्रॉन संख्या व द्रव्यमान संख्या में। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो यह है दोस्तों 3। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। निम्नांकित में से कौन हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? तो हाइड्रोजन का दोस्तों आइसोटोप नहीं है ट्रेंसियम हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं ट्राइटियम को कहते हैं। 8O16, 8O17, 8O18 की को क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों कहेंगे समस्थानिक कहेंगे। 17Cl35 तथा 17Cl37 क्या है? तो यह है दोस्तों समस्थानिक है। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? पोलिनियम के सर्वाधिक समस्थानिक पाए जाते हैं। पोलिनियम के समस्थानिकों की संख्या है तो दोस्तों 27 है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु आंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यह दोस्तों यूरेनियम का किया जाता है। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम 24 का किया जाता है, Na24 का किया जाता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर यथा रोगों में प्रयुक्त होता है। यह उत्सर्जित करता है। तो यह दोस्तों गामा किरण उत्सर्जित करता है। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो यह है दोस्तों कोबाल्ट 60 है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हैं। सूची 1 में रेडियो एक्टिव समस्थानिक हैं। सूची 2 में निदानात्मक उपयोग हैं। आर्सेनिक 74 संबंधित है दोस्तों ट्यूमर से। कोबाल्ट 60 दोस्तों संबंधित है यहाँ पे कैंसर से। कोबाल्ट 60 संबंधित है कैल्शियम से, कोबाल्ट 60 संबंध दोस्तों कैंसर से है। आयोडीन 131 इसका संबंध थायराइड ग्रंथि की सक्रियता से है। और सोडियम 24 दोस्तों रक्त व्यतिक्रम से संबंधित है। वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो कहलाते हैं। तो वह कहलाते हैं दोस्तों सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। आइसोटोन होते हैं। तो आइसोटोन दोस्तों समान संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। सम न्यूट्रॉनिक होते हैं जिनमें दोस्तों परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। 36 K86 तथा 37 RB 87 क्या कहलाते हैं? तो यह दोस्तों कहलाते हैं सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है? इसमें दोस्तों है 6C14, 7N15 और 8O16 है। 3Li7 तथा 4Be8 है।
तो यह है दोस्तों आइसोटोन है। 15p14 SI30 है, तो यह है दोस्तों सम न्यूट्रॉनिक है, यह सम न्यूट्रॉनिक है। वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है कहलाते हैं, तो वह दोस्तों कहलाते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। Al3+ किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो यह दोस्तों सम इलेक्ट्रॉनिक हैं F- के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है, यह करता है दोस्तों Ca2+ और S2- के द्वारा। 18 Ar40, 19 K40 तथा 20 Ca40 हैं, तो यह हैं दोस्तों समभारिक हैं, तो यह समभारिक हैं। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं, तो समभारिक उत्पन्न होते हैं दोस्तों बीटा किरण के उत्सर्जित से। समस्थानिकों में भिन्न भौतिक गुण होते हैं और समान रासायनिक गुण होते हैं, केवल दूसरा और तीसरा सही है। ट्राइटियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः क्या है, तो क्रमशः दोस्तों 1p तथा 2n है। तत्वों का कौन सा युग्म समभारिक परमाणु वाला है, तो 18 Ar40 और 20 Ca40 है। चलिए दोस्तों रासायनिक बंधन केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चंस देखते हैं। धनायन तब बनता है जब दोस्तों परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। ऋणायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम है, तो सामान्य नाम वैद्युत संयोजक है। एक आयनिक बंधन बनता है जब एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है। विद्युत संयोजक बंध बनता है, तो यह दोस्तों विपरीत अवशिष्ट आयनों के बीच बनता है। निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं है, तो दोस्तों मीथेन में आयनिक बंध नहीं है। निम्नलिखित में किस अणु में वैद्युत संयोजक बंधन है, तो दोस्तों CaCl2 में वैद्युत संयोजक बंधन है। निम्नलिखित में से किस में वैद्युत संयोजक बंधन है, तो इसमें दोस्तों NaBr में है। सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है, तो इलेक्ट्रॉनों के अंश भाजन के कारण बनता है। जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति होती है, तो वह दोस्तों प्रकृति होती है अध्रुवीय सहसंयोजक की। मीथेन अणु में है, तो मीथेन अणु में दोस्तों एक एकल सहसंयोजक बंधन है। एथिलीन अणु की आकृति होती है, तो एथिलीन अणु की आकृति दोस्तों होती है समतल त्रिकोणीय आकृति होती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फली होती है, तो चतुष्फली होती है दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति। सहसंयोजक यौगिकों का द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि दोस्तों इनमें अंतराण्विक बल कमज़ोर होता है, इसलिए होते हैं। सोडियम क्लोराइड में होता है, तो सोडियम क्लोराइड में दोस्तों वैद्युत संयोजक बंधन होता है। जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है, तब दोस्तों ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति है, तो यह चतुष्फली है। निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध नहीं है, तो CH4 में हाइड्रोजन आबंध नहीं है। निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध विद्यमान है, तो हाइड्रोजन आबंध HF में विद्यमान है। रैखिक संरचना वाला अणु है, तो यह है दोस्तों CO2। हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है, परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव्य है, क्योंकि दोस्तों हाइड्रोजन आबंध के कारण अणु संगुणित हो जाते हैं। उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी सहसंयोजक तथा अपसहसंयोजक आबंध हैं, तो दोस्तों हैं NH4Cl में। जल के अधिक क्वथनांक का कारण है, तो जल के अधिक क्वथनांक का कारण जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंधन है। द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है मुक्त आयन उपस्थित होता है। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है, तो यह उदाहरण है दोस्तों CHCl3 का उदाहरण है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता रखता है, तो यह दोस्तों समानता रखता है अक्रिय गैसों से। निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सहसंयोजक यौगिक है। चलिए दोस्तों ऑक्सीकरण एवं अवकरण ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से क्वेश्चंस देखते हैं। ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दोस्तों इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, उपयुक्त सभी होती है। अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दोस्तों इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है, तो यह ऑक्सीकरण कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है, तो यह दोस्तों कहलाती है अवकरण कहलाती है। विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है,
तो यह कहा जाता है दोस्तों अवकरण कहा जाता है, अवकरण कहा जाता है। विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूह से संयोग करने की क्रिया कहलाती है। तो यह क्रिया दोस्तों ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह के दोस्तों अनुपात में कमी होती है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्वों की संयोजकता बढ़ जाती है। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में दोस्तों परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण एक साथ होते हैं। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों हैं? तो H2O2 में दोस्तों ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है? तो यह प्रयुक्त किया जाता है सोडियम नाइट्राइट में। सोडियम नाइट्राइट ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है। हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है। हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या है? तो यह है दोस्तों ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है दोस्तों ऑक्सीकरण का। Fe++ की Fe+++ में रूपांतरण की प्रक्रिया है। तो यह दोस्तों प्रक्रिया है ऑक्सीकरण की। किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? तो यह दोस्तों हाइपोक्लोरस अम्ल में है। ऑक्सीजन की धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल दोस्तों OF2 में होती है। K2MnO4 में Mn की उपचयन अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यह है दोस्तों +6। K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो यह है दोस्तों +6 है। Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण अवस्था है तो +6 है। KMnO4 में Mn की उपचयन अवस्था ऑक्सीडेशन स्थित है। तो यह दोस्तों +7 है। निम्नलिखित में से कौन सी हेक्सासाइनोफेरेट आयन में लोहे में Fe की सही ऑक्सीकरण संख्या है? तो वह है दोस्तों +2 है। निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? तो वह होती है दोस्तों फ्लोरीन में। अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट की फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया में पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन है। तो यह है दोस्तों +7 से +2 तक। K4NiCnO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या है तो यह है दोस्तों 0। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है तो दोस्तों यह है +2। ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है तो यह है दोस्तों +3। निम्नलिखित में से किस में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? तो यह दोस्तों Cl2O में है। ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह दोस्तों F2O है। Na2H2O3 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है तो यह दोस्तों +2 है। निम्नलिखित में से किस नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था है? तो सबसे अधिक N2O5 में है। ऑक्सीकारक एक पदार्थ है जो दोस्तों एक दिए गए पदार्थों में मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक को बढ़ाता है। उपचयन में दोस्तों किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होता है। ऑप्शन ए से केवल सही है। चलिए दोस्तों अम्ल भस्म और लवण से क्वेश्चंस देखते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से। अम्ल वह पदार्थ है जो दोस्तों प्रोटॉन देता है। भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। अम्ल व भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं तो दोस्तों लवण कहते हैं। उदासीनीकरण क्रिया में बनता है। उदासीनीकरण क्रिया में दोस्तों लवण व जल बनता है। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो अम्ल लाल कर देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो यह कर देता है दोस्तों भस्म। जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म को दोस्तों क्षार कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोस्तों सही है क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है और सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते। उपयुक्त तो सभी कथन सही हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं तो यह दोस्तों H+ आयन प्रदान करते हैं। भस्मों का स्वाद होता है तो भस्मों का स्वाद खारा होता है। भस्मों का स्वाद खारा होता है। भस्मों में जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? तो दोस्तों
OH माइनस आयन होता है, OH माइनस आयन होता है। सभी लवण होते हैं, तो सभी लवण दोस्तों वैद्युत अपघट्य होते हैं। pH मान का निर्धारण किसने किया था? तो यह दोस्तों सोरेंसन ने किया था। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है तो 10 पर पावर माइनस 7 होता है। अम्लीय घोल का pH मान होता है, अम्लीय घोल का pH मान दोस्तों 7 से कम होता है। क्षारीय घोल का pH मान होता है तो 7 से अधिक होता है। उदासीन घोल का pH मान होता है तो यह दोस्तों 7 होता है। सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? तो यह दोस्तों निकालते हैं हाइड्रोजन गैस। रक्त का pH मान होता है तो रक्त का pH मान दोस्तों 7.4 होता है। दूध का pH मान होता है तो दूध का दोस्तों pH मान यहाँ पे 6.6 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अत्यधिक शक्तिशाली है क्योंकि दोस्तों यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं कहलाते हैं, तो यह दोस्तों कहलाते हैं सामान्य लवण कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामान्य लवण नहीं है? तो सामान्य लवण दोस्तों NaHSO4 सामान्य लवण नहीं है, NaHSO4 सामान्य लवण नहीं है। जटिल लवण कॉम्प्लेक्स साल्ट का उदाहरण है तो K4FeCN6 भी है, K2HgI4 भी है और AgNH3Cl भी है और इनमें से सभी हैं। मोर लवण मोर साल्ट है तो यह है दोस्तों द्विक लवण है। मोर साल्ट द्विक लवण है। सूची 1 को सूची 2 से चलिए सुमेलित करना है। सामान्य लवण दोस्तों बोरियम क्लोराइड है। अम्लीय लवण दोस्तों इसमें से सोडियम का बाइकार्बोनेट है और क्षारीय लवण दोस्तों इसमें दोस्तों है फेरिक हाइड्रोक्साइड और द्विक लवण दोस्तों फिटकरी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन सही है वह है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और H+ आयन देते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और OH- आयन देते हैं। केवल पहला और तीसरा सही है। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो यह सर्वप्रथम डेवी ने कहा था। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है तो यह दोस्तों हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। pH मूल्यांक दर्शाता है तो यह दोस्तों किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक दर्शाता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है तो जलीय विलयन क्षारीय होता है अमोनियम क्लोराइड का। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है? तो अम्लीय लवण है दोस्तों H2CO3 अम्लीय लवण है। निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो यह दोस्तों Na2CO3 कर देता है। जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो यह दोस्तों pH मीटर किया जाता है। मनुष्य के खून का pH होता है तो यह होता है दोस्तों कम क्षारीय होता है। मनुष्य के खून का pH। शुद्ध जल का pH होता है तो शुद्ध जल का pH दोस्तों होता है 7, याद रखिएगा 7 होता है। शून्य के बराबर pH वाला विलयन होता है तो अत्यधिक अम्लीय विलयन होता है। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से अघुलनशील लवण बनते हैं? तो यह बनते हैं दोस्तों अवक्षेपण अभिक्रिया से। चलिए दोस्तों गैसों के सामान्य गुण प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस से क्वेश्चन देखते हैं। निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है, यह नियम है तो यह बॉयल का नियम है। दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब या घनत्व का मान नियत रहता है। यह निष्कर्ष किस नियम से निकलता है? तो यह निष्कर्ष दोस्तों बॉयल के नियम से निकलता है। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब दोस्तों बढ़ जाता है। कि स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह कहलाता है तो यह चार्ल्स का नियम कहलाता है। समताप दाब और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह किस नियम के अनुसार है? तो यह एवोगाद्रो की परिकल्पना के अनुसार से है। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। NTP पर 22 ग्राम CO2 का आयतन होगा तो 22.4 लीटर का होगा। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्राहम ने प्रतिपादित किया था। एक गैस की विसरण दर है तो एक गैस का विसरण दर दोस्तों अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के आपेक्षिक वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं। यह नियम है, तो यह दोस्तों ग्राहम का नियम है। गैसों की विसरण दरों और उनके घनत्वों में कौन सा सही संबंध है? तो दोस्तों सही संबंध है R1/R2 √D2/D2 D1 है। वायु से हल्की गैस है तो दोस्तों अमोनिया, वायु से हल्की गैस अमोनिया गैस है। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस सा व्यवहार करती हैं? तो यह दोस्तों करती हैं निम्न दाब एवं उच्च ताप पर। किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है। ऐसा किस कारण से होता है? तो विसरण के कारण से होता है। घनत्वों में अंतर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को कहते हैं, तो गैसों का विसरण कहते हैं। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अणुभार होगा, तो उसका अणुभार दोस्तों 28 होगा। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो उसके वाष्प घनत्व का दुगुना होता है। गैसों के विसरण नियम का उपयोग होता है, तो यह उपयोग दोस्तों होता है समस्थानिकों को अलग करने में, गैसों के वाष्प घनत्व के निर्धारण में, गैसों के मिश्रण को अलग अलग करने में होता है। इनमें से सभी में होता है। CO2 के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा से भारी होती है। गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया संभव ना हो। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात है, तो यह दोस्तों 1:4। ताप और दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो अणु की संख्या समान होती है। गैसीय समीकरण PV = nRT में R सूचित करता है, तो यह सूचित करता है 1 मोल गैस को। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो फैराडे का नियम गैसों से संबंधित नहीं है। किसी गैस को दबाने पर दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, तो मोल की संख्या पर निर्भर करती है। सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम है, तो जब तापक्रम -273 डिग्री सेल्सियस है। परम ताप का मान होता है, तो परम ताप का मान दोस्तों -273 डिग्री सेल्सियस होता है। परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, तो यह दोस्तों सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। चलिए दोस्तों उत्प्रेरण कैटालिसिस से क्वेश्चंस देखते हैं। उत्प्रेरक के ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। उत्प्रेरक की खोज किसने की? तो उत्प्रेरक की खोज बर्जीलियस ने की थी। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो उत्प्रेरक कहलाता है, तो समांग उत्प्रेरक कहलाता है। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं तो उत्प्रेरक कहलाता है, तो उत्प्रेरक दोस्तों विषमांग उत्प्रेरक कहलाता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो दोस्तों अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक पॉजिटिव कैटलिस्ट वह दोस्तों अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे दोस्तों स्व उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक विष होता है तो उत्प्रेरक दोस्तों क्रिया निरोधक होता है। उत्प्रेरक विष किस प्रकार का कार्य करता है? तो यह दोस्तों कार्य करता है उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकताओं के संयोग करके। वर्धक कार्य करता है, तो वर्धक दोस्तों उत्प्रेरक की सतह अधिक असम बनाकर कार्य करता है। जैविक उत्प्रेरक है, तो जैविक उत्प्रेरक दोस्तों एंजाइम है। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? तो आर्सेनिक सल्फाइड करता है विष का कार्य। निम्न में से किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं? तो उत्तम उत्प्रेरक संक्रमण तत्व सिद्ध होते हैं। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, तो यह दोस्तों Ni है। शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है हाइड्रोजन के ऑक्साइड प्रयुक्त होते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? तो CO करता है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो जाइमेज करता है। जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है तब पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को इसमें मिलाया जाता है तो अभिक्रिया तेज हो जाती है। इसका कारण है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करती है।
सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है तो प्लेटिनम चूर्ण प्रयुक्त होता है। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप प्रयुक्त होता है तो उत्प्रेरक के रूप में दोस्तों प्रयुक्त होता है क्यूप्रिक क्लोराइड प्रयुक्त होता है। अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है तो मॉलिब्डेनम कार्य करता है मोलिब्डेनम कार्य करता है। संपर्क विधि में गंधकाल H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है तो वह है दोस्तों V2O5 है। किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो यह दोस्तों समस्पर्श प्रक्रम में किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका बदलना है तो बदलना दोस्तों सक्रिय ऊर्जा है। उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है तो इसमें दोस्तों सही है यह प्रतिक्रिया की दर बढ़ाता है और यह सक्रिय ऊर्जा घटाता है। ऑप्शन बी सही है। चलिए दोस्तों ईंधन फ्यूल से क्वेश्चंस देखते हैं। वे पदार्थ जो जल कर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं तो वह दोस्तों ईंधन कहलाते हैं। लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है जिसे कहते हैं तो जल गैस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है तो कोल गैस दोस्तों H2CH4 और CO कहलाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं तो गैसीय मिश्रण को दोस्तों प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है तो मीथेन रहता है। नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण कहलाता है तो यह दोस्तों द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाता है। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है तो इसमें दोस्तों मार कैप्टेन भरकर गंधयुक्त बनाया जाता है। गोबर गैस में मुख्यतः होता है तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। LPG में कौन सा गैस मुख्य रूप से होता है तो LPG में दोस्तों मुख्य रूप से होती है ब्यूटेन गैस। जल गैस किसका संयोजन है तो जल गैस दोस्तों संयोजन है CO और H2 का। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के रूप में उपयोग में आती है तो मीथेन गैस ईंधन के रूप में उपयोग में आती है। LPG का मुख्य घटक है तो LPG का दोस्तों मुख्य घटक है ब्यूटेन। LPG का पूरा नाम क्या है तो LPG का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। CNG को पारिस्थितिक मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम है। निम्न में से किस एक ईंधन का मान अधिकतम होता है तो इसमें से दोस्तों हाइड्रोजन का मान अधिकतम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है तो हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं तो यह दोस्तों प्रणोदक कहलाते हैं। कोयले की विभिन्न किस्मों में किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है तो एंथ्रासाइट में सबसे अधिक होती है। भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है तो लिग्नाइट भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। किसी ईंधन के अपस्फोटिरोधी गुण को दर्शाती है तो दोस्तों ऑक्टेन संख्या दर्शाती है। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है कहलाती है तो यह दोस्तों कहलाती है ऊष्मीय मान कहलाती है। एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें हैं तो हैं दोस्तों उसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, उसमें आसानी से दहनशील होना चाहिए, उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए। इनमें से सभी हैं। दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें हैं तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति, उपयुक्त सभी शर्तें हैं। जिस न्यूनतम तापमान पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है तो उसे उस पदार्थ को कहते हैं तो उस पदार्थ को दोस्तों ज्वलन ताप कहते हैं। श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है तो श्वसन दोस्तों मंद दहन प्रक्रिया है। श्वसन मंद दहन प्रक्रिया है। बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को कहते हैं तो स्वतः दहन कहते हैं। दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं कहलाती है वह दोस्तों द्रुत दहन कहलाती है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में ईंधन गैस दिया है और सूची 2 में प्रमुख घटक दिए हुए हैं। चलिए इसको सही सम्मिलित करते हैं। CNG दोस्तों मीथेन और ईथेन है। CNG मीथेन और ईथेन। और LPG दोस्तों ब्यूटेन और प्रोपेन। कोल गैस दोस्तों हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। जल गैस दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रमुख घटक हैं। अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो दोस्तों गंधकाम्ल से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशमक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है तो सोडियम
सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? तो क्योंकि दोस्तों आग की गर्मी प्राप्त कर यह CO2 गैस उत्पन्न करता है, इसलिए प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है? तो दहन पोषक दोस्तों ऑक्सीजन है। दहन पोषक ऑक्सीजन है। अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का रखा जाता है। साधारण अग्निशामक यंत्र में CO2 निम्नलिखित में प्रक्रिया से उत्पन्न होता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट एवं तनुगंधक का अम्ल उत्पन्न होता है। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो अग्निशमन में दोस्तों CO2 प्रयुक्त होती है। जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाता है क्योंकि दोस्तों अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर तैरता है। निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? तो इसमें से दोस्तों हीलियम ईंधन तत्व नहीं है। इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो नाइट्रोजन जीवाश्म ईंधन नहीं है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो हाइड्रोजन है सर्वोत्तम ईंधन। प्रोड्यूसर गैस इनका मिश्रण है। तो प्रोड्यूसर गैस दोस्तों CO+N2 का मिश्रण है। निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? तो ये दोस्तों द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का किया जा सकता है। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? तो प्राकृतिक गैस स्वच्छतम ईंधन है। पटाखे का विस्फोट उदाहरण है? तो दोस्तों दहन का उदाहरण है। पटाखे का विस्फोट दहन का उदाहरण है। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो यह दोस्तों डॉबरनायर ने किया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किया। त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह दोस्तों डोबरेनर ने किया था। निम्नलिखित में से किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया? लॉ ऑफ ऑक्टेव न्यूलैंड्स ने दिया था। यदि तत्व को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा, यह नियम है। तो यह न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो मेंडलीफ ने प्रतिपादित किया था। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं तो परमाणु भार के होते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो दोस्तों मेंडलीफ ने किया था। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह दोस्तों किया था मोसले ने। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है तो परमाणु द्रव्यमान है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है तो परमाणु संख्या है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहते हैं तो कहते हैं दोस्तों वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं तो आवर्त कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है तो वर्गों की कुल संख्या 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है तो आवर्तों की कुल संख्या 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है तो बढ़ते हुए परमाणु संख्या में किया गया है। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं तो मोसले हैं, याद रखिएगा मोसले हैं। तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? तत्वों की आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ हैं। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है तो परमाणु संख्या पर करता है। निम्नलिखित में से किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? तो यह दोस्तों परमाणु संख्या पर आधारित है। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया? तो मोसले ने प्रतिपादित किया। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। किसी तत्व की परमाणु संहति के बजाय उसका परमाणु क्रमांक एक अधिक मौलिक गुण है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने उपयुक्त कथन दिया था? तो दोस्तों हेनरी मोसले ने दिया था। मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में डैश को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सकता तो हाइड्रोजन को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सकता। वर्ष 1817 में डैश ने समान गुणों वाले तत्वों को समूह में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया था तो यह किया था दोस्तों डॉबरनियर ने। आवर्त सारणी में ऐसे कितने तत्व हैं जिनमें प्रत्येक तत्व के नाम का प्रतीकात्मक निरूपण एकल वर्णमाला द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों 14 हैं। आवर्त सारणी में 2 तत्वों का नाम फ्रांस के नाम पर है। उनमें से एक फ्रांसियन है और दूसरा तत्व कौन सा है? और तो दूसरा तत्व है दोस्तों फर्मियम है। दूसरा तत्व फर्मियम है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? तो दोस्तों मेरी क्यूरी ने की थी। सबसे भारी धातु है तो सबसे भारी धातु दोस्तों ओस्मियम है। सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु इसमें से है दोस्तों लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्का तत्व है तो हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक दोस्तों फ्लोरीन है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व
मौलिक गुण है, कौन तत्व का मौलिक गुण है? तो मौलिक गुण है दोस्तों परमाणु संख्या। पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग कितने तत्वों से बना है? तो यह दोस्तों बना है 8 तत्वों से। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है, तो यह धातु है दोस्तों एल्युमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो यह है दोस्तों ऑक्सीजन। संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट की विशेषता है, तो विशेषता है दोस्तों अपूर्ण डी ऑर्बिटल है। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो तत्वों की संख्या दोस्तों 8 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो दोस्तों 18 तत्व हैं। निम्न में से कौन सा तत्व लेंथेनाइड है? तो लेंथेनाइड दोस्तों सीरियम है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टेनाइड है? तो एक्टेनाइड दोस्तों क्यूरियम है। चलिए दोस्तों धातुएं एवं उनके यौगिक मेटल्स एंड देयर कंपाउंड से क्वेश्चन देखते हैं। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है तो सोडियम है। सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए? तो यह करना चाहिए मिट्टी का तेल में। सोडियम का धातु का संग्रहण मिट्टी के तेल में करना चाहिए। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह दोस्तों तैरता हुआ जलने लगेगा। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो इन लैंपों में सोडियम का उपयोग करते हैं। बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र है तो Na2B4O7.10H2O है। ग्लोबर साल्ट का रासायनिक सूत्र है तो ग्लोबर साल्ट का रासायनिक सूत्र Na2SO4.10H2O है। सोडा लाइम का किसका मिश्रण है? तो सोडा लाइम दोस्तों NaOH+CaO का मिश्रण है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है तो NaOH है। सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र है तो NaAlO2 है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3 रासायनिक सूत्र है बेकिंग सोडा का। हाइपो का रासायनिक सूत्र है, हाइपो का दोस्तों रासायनिक सूत्र Na2H2O3.5H2O है। साधारण नमक का अणु सूत्र है तो अणु सूत्र दोस्तों NaCl है साधारण नमक का। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो यह है दोस्तों सोडियम क्लोराइड। फोटोग्राफी में समानता प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम है तो हाइपो का रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो यह दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का है। सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है तो यह दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में किया जाता है। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है तो समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण सोडियम क्लोराइड है। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है तो सामान्य नाम कॉस्टिक सोडा है। सॉल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जा सकता है तो सोडियम कार्बोनेट्स का निर्माण किया जा सकता है। आटे में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है क्योंकि दोस्तों खाने वाला सोडा CO2 मुक्त कराता है जिससे रोटी फूल जाती है। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी है क्योंकि गर्म होने पर यह विघटित होकर कार्बन डाइमोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है जो आग को बुझा देती है। निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो अधिकतम योगदान सोडियम क्लोराइड का है। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है तो यह दोस्तों धोने का सोडा वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है क्योंकि दोस्तों सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक अशुद्धता उपलब्ध होती है। आयोडीकृत लवण में रहता है तो इसमें दोस्तों पोटेशियम आयोडाइड रहता है। फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है तो वह है दोस्तों सोडियम थायोसल्फेट। रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो यह रखा जाता है सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों कार्नोलाइट के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? तो नाइट्रोजन में दोस्तों मैग्नीशियम जलती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? तो MgOH2 है। क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? तो यह इसमें मौजूद होता है दोस्तों Mg मौजूद होता है।
इप्सम सॉल्ट का रासायनिक सूत्र है तो MgSO4.7H2O है। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है तो यह दोस्तों क्षारक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है तो इसमें दोस्तों प्रयोग किया जाता है पोटास एलम का। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है तो यह दोस्तों एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। बॉक्साइट अयस्क है तो एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है तो यह निष्कर्षण किया जाता है विद्युत अपघटन द्वारा। निम्नलिखित में से किस धातु का भूप्रॉपर्टी में सर्वाधिक बाहुल्य है तो इसमें से दोस्तों एल्युमिनियम का सर्वाधिक बाहुल्य है। यद्यपि भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा है क्योंकि दोस्तों एल्युमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली हैं। एल्युमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है तो यह प्राप्त किया जाता है क्रायोलाइट द्वारा। एल्युमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो एल्युमिनियम प्रकृति के स्वतंत्र अवस्था में रहता है, यह कथन गलत है। कौन सा धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है तो दोस्तों एल्युमिनियम अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है तो एल्युमिनियम की प्रयोग की जाती है, एल्युमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। सामान्य फिटकरी है तो सामान्य फिटकरी दोस्तों K2SO4.Al2 से SO4 24H2O है 24H2O है। बॉक्साइट का रासायनिक नाम है तो बॉक्साइट का रासायनिक नाम हाइड्रेटेड एल्यूमिना है, बॉक्साइट का रासायनिक नाम हाइड्रेटेड एल्यूमिना है। पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि दोस्तों यह कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करती है। एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि दोस्तों एल्यूमिना का गलनांक घटाने के लिए मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है क्योंकि दोस्तों वह द्रवणांक घटाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है तो दोस्तों 2CaSO4.H2O है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है जो सीमेंट का दोस्तों एक संगठक है तो दोस्तों है CaSO4.2H2O। क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र है तो क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र CaO है। निम्नलिखित में से संगमरमर है तो संगमरमर दोस्तों इसमें से है CaCO3। विरंजक चूर्ण है तो विरंजक चूर्ण दोस्तों है CaOCl2 विरंजक चूर्ण है। ब्लीचिंग पाउडर है। डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में किस धातु का अयस्क है, डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का अयस्क है तो यह दोस्तों कैल्शियम का अयस्क है। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है तो बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों जिप्सम से बना होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम है तो इसका लोकप्रिय नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। एबेस्टास किससे बनती है तो एबेस्टास दोस्तों बनती है कैल्शियम और मैग्नीशियम से। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर बूझे चूने पर से क्लोरीन गुजार कर तैयार किया जाता है। हेंज क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है तो हेंज क्लेवर विधि ब्लीचिंग पाउडर की व्यापारिक विधि है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है तो विरंजक चूर्ण के लिए यह जल में अधिक विलेय होता है, यह कथन असत्य है। ब्लीचिंग पाउडर को अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने से इसकी सक्रियता घट जाती है, ऐसा किस कारण से होता है तो ऐसा होता है दोस्तों CO2 से प्रतिक्रिया करके Cl2 मुक्त करने के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन लोहे का अयस्क नहीं है तो लोहे का अयस्क इसमें से दोस्तों क्यूपराइट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन लोहे का एक अयस्क है तो हेमेटाइट लोहे का एक अयस्क है। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है तो लोहा प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट के द्वारा। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है तो हीमोग्लोबिन में लोहा उपस्थित होता है।
निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की लेप लेपित रहती है? तो फेरोमैग्नेटिक चूड़ से लेपित रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? तो अमलगम दोस्तों लोहा नहीं बनाता। एनीमिया किस तत्व की कमी से पैदा होता है? तो एनीमिया दोस्तों लोहा की कमी से पैदा होता है। निम्नांकित में किस धातु की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मनुष्य को सिड्रोसिस नामक बीमारी हो जाती है? तो सिड्रोसिस नामक बीमारी लोहा से हो जाती है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो यह है दोस्तों लोहा। लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ है, तो लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ दोस्तों फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड है। जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं, जो दोस्तों लोहा, ऑक्सीजन और व आर्द्रता है। जंग का रासायनिक संगठन है, तो जंग का रासायनिक संगठन Fe2O3.XH2O है। जंग लगने पर लोहा का भार बढ़ता है। जंग लगने पर लोहा का भार बढ़ता है। लोहे की सतह पर लगाया जाने वाला पेंट लोहे को जंग लगने से बचाता है, क्योंकि वह दोस्तों ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है, तो प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु दोस्तों है क्रोमियम। लोहा का शुद्ध रूप क्या है? तो लोहा का दोस्तों शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो इसमें मिलाई जाती है निकेल। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण उपयोग धातु में लाई जाती है? तो वह दोस्तों लाई जाती है क्रोमियम। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है, तो मैग्नीज की मात्रा मिलाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? तो सर्वाधिक प्रत्यास्थ दोस्तों इस्पात है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ इस्पात है। बिजली से धातु चढ़ाना की प्रक्रिया में लोहे का क्या जम जाता है? तो दोस्तों जम जाता है जस्ता। लोहे पर जस्ता जम जाता है। हरा कशिश ग्रीन विट्रियोल का रासायनिक सूत्र है। ग्रीन विट्रियोल का रासायनिक सूत्र इसमें से है FeSO4.7H2O है। अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? तो अनिलन प्रक्रिया लाभकारी नहीं है। मोर सॉल्ट का रासायनिक सूत्र है, तो दोस्तों FeSO4 NH4 का होल 2 और SO4.24H2O है। किस पदार्थ के लगाने से फटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? तो इसमें दोस्तों फेरिक क्लोराइड को लगाने से रुक जाता है। हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? तो यह दोस्तों फेरस सल्फेट का प्रचलित नाम है। रक्त तप्त लौह का जल वाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है, तो यह प्राप्त होता है दोस्तों H2 प्राप्त होता है। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था, तो मानव ने सर्वप्रथम दोस्तों तांबा का उपयोग किया था। वे कौन सी 2 धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती हैं? तो वे धातुएं हैं दोस्तों तांबा और सोना। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है, तो वह धातु दोस्तों तांबा है। निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? तो तांबा है। कैलोरीमीटर बनाया जाता है, तो कैलोरीमीटर दोस्तों तांबे से बनाया जाता है। तड़ित चालक लाइटनिंग कंडक्टर निर्मित होते हैं, तो लाइटनिंग कंडक्टर दोस्तों तांबे से निर्मित होते हैं। कांसा मिश्र धातु है, तो कांसा दोस्तों मिश्र धातु है। तांबा एवं टिन का मिश्र धातु है कांसा। निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो वह सबसे अच्छा चालक है दोस्तों कॉपर। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? सोने के आभूषण बनाते समय उसमें दोस्तों मिलाई जाती है तांबा। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? तो यहाँ दोस्तों बीमारी होती है विल्सन की बीमारी होती है। नीला थोथा ब्लू विट्रियोल का रासायनिक सूत्र है, तो ब्लू विट्रियोल का रासायनिक सूत्र है दोस्तों CuSO4.5H2O। तूतिया का रासायनिक सूत्र CuSO4.5H2O है। तांबा का शत्रु तत्व है, तांबा का शत्रु तत्व गंधक है। नीला कशिश का रासायनिक नाम है, नीला कशिश ब्लू विट्रियोल का रासायनिक नाम है दोस्तों कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है। नीला थोथा है, तो नीला थोथा दोस्तों कॉपर सल्फेट है। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग किया जाता है दोस्तों कॉपर सल्फेट का। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो यह दोस्तों जिंक ब्लेंड से किया जाता है। राजस्थान स्थित जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह प्रसिद्ध हैं दोस्तों जस्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित धातुओं में से लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वनाइजेशन कहलाती है?
तो लोहे पर दोस्तों जस्ता की परत चढ़ाना गैल्वनाइजेशन कहलाती है। जंग से बचाने के लिए लोहे से बनी पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों कहते हैं यशीदीकरण कहते हैं, यशीदीकरण कहते हैं। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो यह दोस्तों होता है जस्ता की कमी के कारण होता है, जस्ता की कमी के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है? तो इसमें दोस्तों दो धातु है, वह है जिंक, जिंक एक धातु है। फिलॉसफर वुल क्या है? तो फिलॉसफर वुल है दोस्तों, फिलॉसफर वुल है ZNO है फिलॉसफर वुल। सफ़ेद कशिश वाइट विट्रियोल है, तो वाइट विट्रियोल है दोस्तों, इसमें से ZnSO4.7H2O। लिथोपोन है, तो लिथोपोन है दोस्तों BaSO4 प्लस ZnS है। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है, उस पर लेपन किया जाता है, तो उस पर लेपन दोस्तों जिंक क्लोराइड का किया जाता है। कृतंकनाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें दोस्तों जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ है, तो यह दोस्तों तीखा पदार्थ जिंक फॉस्फेट है। धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है वह है, तो वह दोस्तों है Zn है। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो यह मुख्यतः अर्जेंटाइट से किया जाता है। किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? तो यह दोस्तों चांदी के निष्कर्षण के लिए की जाती है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? सर्वोत्तम चालक विद्युत का दोस्तों चांदी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें से दोस्तों सुमेलित है जिंक फॉस्फाइड चूहा विष। चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? तो काले पड़ जाते हैं चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण। हॉर्न सिल्वर है, तो AgCl हॉर्न सिल्वर है। सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं? क्यों दोस्तों? यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम है, तो सिल्वर नाइट्रेट है। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो सोना स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। सबसे अधिक लचीली और पीट कर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु कौन सी है? तो वह है दोस्तों सोना है, वह सोना है। धातुओं का राजा क्या है? तो धातुओं का राजा सोना है, धातुओं का राजा सोना है। सोने का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों सिल्वेनाइट और कैलोवेराइट के द्वारा, दो उपर्युक्त दोनों से किया जाता है। सोना निम्नलिखित में से किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना दोस्तों अम्लराज में घुल जाता है। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सोना को कठोर बनाने के लिए तांबा मिलाया जाता है। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो यह दोस्तों लगाया जाता है स्वर्णभूषण पर लगाया जाता है। बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है, तो पायराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। शुद्ध सोना होता है तो 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होगा? तो शुद्ध सोने का प्रतिशत होगा उसमें दोस्तों 75% का। पारा का निष्कर्षण किया जाता है, पारा का निष्कर्षण दोस्तों किया जाता है सीने बार से। मीना माता रोग किस कारण से होता है? मीना माता रोग दोस्तों पारा के कारण से होता है। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, तो क्विक सिल्वर के नाम से दोस्तों मरकरी को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक द्रव्य है? तो इसमें दोस्तों जो द्रव्य है वह है Hg, एक द्रव्य है। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? तो अमलगम दोस्तों पारा जस्ता को कहते हैं। किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है, तो सदा दोस्तों मरकरी होता है। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता उच्च संचालन शक्ति है। सामान्य ट्यूबलाइट प्रदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो इसमें दोस्तों भरी रहती है आर्गन के साथ मरकरी वेपर। फ्लोरेसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, तो यह है दोस्तों मरकरी वेपर व ऑर्गन है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र है, सिंदूर का रासायनिक सूत्र HgS है। सिनेबार का रासायनिक सूत्र है तो HgS है, सिनेबार का रासायनिक सूत्र HgS है। कैलोमल का रासायनिक सूत्र है, तो कैलोमल का रासायनिक सूत्र Hg2Cl2 है। कोरोसिव सब्लिमेट है का रासायनिक सूत्र है, कोरोसिव सब्लिमेट का रासायनिक सूत्र है दोस्तों HgCl2 है। औषधियों में मकर ध्वज के रूप में प्रयुक्त होने वाले रसायन का रासायनिक सूत्र है, तो दोस्तों HgS है। रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है, तो सिंदूर दोस्तों मरकरी सल्फाइड है।
सिंदूर दोस्तों मरकरी सल्फाइड है। मरकरी पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो मरकरी पारा को दोस्तों लोहा में रखा जाता है। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो यह दोस्तों गैलेना से किया जाता है। वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है? तो यह दोस्तों प्रदूषित करती है लेड। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? स्थायी तत्व सर्वाधिक दोस्तों सीसा है। संचायन बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? इसमें दोस्तों प्रयोग किया जाता है सीसा का प्रयोग। रेड लेड है, तो रेड लेड है दोस्तों, इसमें Pb3O4 रेड लेड है। रेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उचित नहीं होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये वायु मिश्रित पानी के साथ घुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड को उत्पन्न करते हैं। गैलेना का रासायनिक नाम है, तो गैलेना का रासायनिक नाम लेड सल्फाइड है। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम है, लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम लिथॉर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? तो टाइटेनियम होती है। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहते हैं? तो भविष्य का धातु टाइटेनियम को कहते हैं। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? तो कैडमियम प्रदूषण इटाई से संबंध है। वायुयान निर्माण में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो यहाँ दोस्तों यहाँ पर प्रयुक्त होती है पैलेडियम प्रयुक्त होती है। निम्न अवस्था में कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो गैलियम दोस्तों कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। सफ़ेद स्वर्ण वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है, तो वाइट गोल्ड के नाम से दोस्तों प्लेटिनम जाना जाता है। एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है, तो एडम उत्प्रेरक के नाम से प्लेटिनम जाना जाता है। निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? तो कठोरतम धातु प्लेटिनम है। निम्नलिखित में कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? तो यहाँ दोस्तों प्रयुक्त होती है टंगस्टन प्रयुक्त होती है। किस धातु को पहले वुल्फ्राम कहा जाता था? तो वुल्फ्राम दोस्तों कहा जाता था टंगस्टन को वुल्फ्राम कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर एवं बहुत तन्य है? तो इसमें से दोस्तों बहुत कठोर और बहुत तन्य पदार्थ है टंगस्टन। निम्नलिखित में से कौन सा तापक तत्व विद्युत प्रेस में प्रयोग होता है? तो विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होता है नाइक्रोम का तार। राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है दोस्तों टंगस्टन के उत्पादन के लिए। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक कितना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? तो यह है दोस्तों गैलियम का। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो यह दोस्तों जर्मेनियम होती है। निम्न नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसमें दोस्तों प्रयोग किया जाता है कैडमियम या बोरॉन का। निम्नलिखित में कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? तो संरक्षण प्रतिरोध दोस्तों निकेल उत्पन्न करता है, स्टील में निकेल उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है? सबसे अधिक मुलायम धातु इसमें दोस्तों सोना है। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है, तो यह दोस्तों सोना, चांदी, तांबा तीनों पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है, तो यह है दोस्तों क्रोमियम है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का कार्य करता है, तो ईंधन का कार्य दोस्तों यूरेनियम करता है नाभिकीय रिएक्टर में। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? यहाँ दोस्तों प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है? तो यह है दोस्तों यूरेनियम। येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह है दोस्तों यूरेनियम ऑक्साइड। मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट में दोस्तों पाया जाता है थोरियम पाया जाता है मोनोजाइट में। नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो यहाँ दोस्तों प्रयोग किया गया था प्लूटोनियम का। या वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की? तो रेडियम की खोज दोस्तों मैडम क्यूरी ने की थी। किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की? पोलोनियम की खोज दोस्तों मैडम क्यूरी ने की थी। सौर सेलों में प्रयुक्त होता है, तो सौर सेलों में दोस्तों प्रयुक्त होता है सीजियम। कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है? तो दोस्तों महत्वपूर्ण अंग जर्मेनियम है। मोबाइल फ़ोन बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? तो यह दोस्तों लिथियम लाई जाती है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में रसायन है और सूची 2 में उसके सूत्र दिए गए हैं, तो इसको चलिए सम्मिलित करते हैं। बिना बुझा हुआ चूना दोस्तों कहलाता है CaO, और कास्टिक सोडा दोस्तों कहलाता है NaOH। कास्टिक सोडा NaOH कहलाता है। धोबन सोडा दोस्तों कहलाता है Na2CO3, और खाने का सोडा दोस्तों इसमें कहलाता है NaHCO3 कहलाता है।
आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? तो यह दोस्तों दिखाई देता है बोरियम के कारण। निम्न उर्वरकों में निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? इसमें प्रयोग में लाया जाता है पोटेशियम। पोटेशियम प्रयोग में लाया जाता है। बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का किया जाता है। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो यह दोस्तों होता है पोटेशियम की उपस्थिति के कारण। शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य करता है। तो शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य दोस्तों मैग्नीज डाइऑक्साइड करता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। चलिए इसको सही सम्मिलित करते हैं। नीला थोथा दोस्तों है कॉपर सल्फेट, और एप्सम सॉल्ट दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट, और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, कॉस्टिक सोडा दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हैं। नीला थोथा दोस्तों कॉपर सल्फेट है, और हरा कसीस है दोस्तों फेरस सल्फेट, चिली साल्टपीटर है दोस्तों सोडियम नाइट्रेट, और कोलोमल है दोस्तों मर्क्यूरस क्लोराइड। सूची 1 को सूची 2 से चलिए सही सम्मिलित करते हैं। जियोलाइट दोस्तों जल शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट दोस्तों फोटोग्राफी में, और मैग्नीशियम सल्फेट शोधक है, और ग्रेफाइट प्रयोग दोस्तों शुष्क सेल में किया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है दोस्तों। पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का बारूद में दोस्तों। पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग दोस्तों होता है उर्वरक के रूप में, और पोटेशियम टार्ट्रेट का होता है दोस्तों बेकरी में। सूची 1 को चलिए सूची 2 से सम्मिलित करते हैं। सूची 1 में अणु दिया है, और सूची 2 में उसके उपस्थित तत्व दिए हुए हैं। तो विटामिन B12 दोस्तों को उपस्थित तत्व कोबाल्ट है। हीमोग्लोबिन में दोस्तों लोहा है, और क्लोरोफिल में दोस्तों मैग्नीशियम है, और पीतल में दोस्तों तांबा है। निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? तो आतिशबाजी में रंग दोस्तों प्राप्त होते हैं SR व BA के द्वारा। एक रेडियोधर्मी तत्व जिससे के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो बड़े भंडार दोस्तों पाए जाते हैं भारतवर्ष में थोरियम के। निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? इसमें जो सम्मिलित नहीं है वह सिल्वर ब्रोमाइड और कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण सम्मिलित नहीं है। निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? तो सीमेंट का मुख्य संगठक दोस्तों चूना पत्थर है। निम्नलिखित में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? तो प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है दोस्तों एल्युमिनियम को। कलपक्कम के फास्ट फीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। तो प्रयुक्त ईंधन है दोस्तों कलपक्कम में फास्ट फीडर के रूप में समृद्ध यूरेनियम है। कांस्टेंटेन तांबे और निकेल की एक मिश्र धातु है। गहरी जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है, तो वह है दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो गन पाउडर दोस्तों बनता है चारकोल सल्फर व पोटेशियम नाइट्राइड के मिश्रण से। निम्नलिखित धातु में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? तो यह है दोस्तों लिथियम एवं ऑस्मियम। चिली शीरा किसका सामान्य नाम है? तो चिली शीरा दोस्तों सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है। शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? तो इसमें दोस्तों अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग होता है। समृद्ध यूरेनियम होता है। तो समृद्ध यूरेनियम दोस्तों होता है प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? तो रजत दोस्तों इसमें से नहीं होता है जर्मन सिल्वर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशत पुष्प कहलाता है? तो यशत पुष्प दोस्तों जिंक ऑक्साइड कहलाता है। यशत पुष्प जिंक ऑक्साइड कहलाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो सामान्य नाम है दोस्तों बेकिंग सोडा। मसाला एक मिश्रण होता है जल बालू और जिप्सम का होता है। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो इसमें दोस्तों प्रयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो वह मिश्र धातु है दोस्तों नाइक्रोम। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन से तत्व सम्मिलित हैं? इसमें दोस्तों तत्व सम्मिलित हैं वह हैं लोहा, क्रोमियम और कार्बन। जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। तो जिंक सल्फेट का आमतौर पर दोस्तों प्रयोग किया जाता है कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है। तो एक एलॉय कॉपर, जिंक और निकेल का है। रोल्ड गोल्ड एक मिश्र धातु है। तो रोल गोल्ड दोस्तों एक मिश्र धातु है तांबा व एल्युमिनियम का। निम्नलिखित में कौन सी तांबा व जस्ता की मिश्र धातु है? तांबा व जस्ता की मिश्र धातु पीतल है। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो इसमें से दोस्तों नहीं होता है वह है
सिल्वर, सिल्वर नहीं होता। माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? माणिक्य व नीलम दोस्तों एल्युमिनियम के ऑक्साइड हैं। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों पोटेशियम का प्रयोग लाया जाता है, पोटेशियम प्रयोग में लाया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित चलिए करते हैं दोस्तों। इसका हो जाएगा कांसा, कांसा दोस्तों तांबा और टिन का मिश्रण है। और दोस्तों पीतल, पीतल दोस्तों मिश्रण है इसमें से तांबा और जिंक का है पीतल। और जर्मन सिल्वर है, जर्मन सिल्वर दोस्तों तांबा, जिंक और निकल का है। मुद्रा धातु दोस्तों सीसा, एंटीमनी और टिन का है। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सी रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो इस पे दोस्तों लेप रहता है आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है, आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है। निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? तो लौह अयस्क है इसमें से दोस्तों मैग्नेटाइट दोस्तों एक लौह अयस्क है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? तो इसमें दोस्तों जिप्सम में कैल्शियम विद्यमान है। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? तो लेड का प्रतिशत 0 होता है लेड पेंसिल में। पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल है, तो कच्चा माल दोस्तों चूना, सिलिका और एल्यूमिना है। निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? तो सर्वाधिक हीन चालक सीसा है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है, तो जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है दोस्तों सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? तो इसमें दोस्तों खूब तप्त किया जाता है चूना पत्थर व मृतिका की मिश्रण को। बेकिंग सोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सही नहीं है कि यह एक संक्षारी क्षारक है। खाद्य डिब्बों पर टिन की कोटिंग की जाती है, जस्ता की नहीं, क्योंकि जस्ता टिन से अधिक अभिक्रियाशील होता है। गन मेटल सम्मिश्रण है, तो गन मेटल दोस्तों तांबा, टिन व जिंक का सम्मिश्रण है। सोने को घोला जा सकता है, तो सोने को दोस्तों घोला जा सकता है नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में। नाइट्रिक एसिड व हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है? तो ऑक्सीजन दोस्तों क्रायोलाइट में नहीं होती। सोडा क्षार धोने का सोडा किसका नाम है? तो धोने का सोडा दोस्तों नाम है इसमें से हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट का। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? इसमें दोस्तों मिश्र धातु नहीं है तांबा, तांबा एक मिश्र धातु नहीं है। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो भारतवर्ष में बड़े भंडार थोरियम के पाए जाते हैं। फ्यूज तार किससे बनती है? तो फ्यूज तार दोस्तों बनती है टिन और सीसा की मिश्र धातु से। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम कार्बोनेट लवण को प्रदर्शित नहीं करता? तो यह दोस्तों प्रदर्शित नहीं करता लाइम वाटर प्रदर्शित नहीं करता है। चलिए दोस्तों अधातुएं एवं उनके यौगिक से क्वेश्चंस देखते हैं। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हाइड्रोजन की खोज दोस्तों की गई थी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई थी। सूर्य का लगभग 70% भाग निम्नलिखित में से किससे बना हुआ होता है? तो यह हाइड्रोजन का बना हुआ होता है। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? तो हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तत्विक घटक है तो वह अम्ल है दोस्तों हाइड्रोजन है, तो वह हाइड्रोजन है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों एक समान होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो यह है दोस्तों 3 है। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक दोस्तों ओजोन नहीं है। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो इसमें दोस्तों इट्रियम हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक है ट्राइटियम। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? तो यह है दोस्तों Cu कॉपर है। जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो प्राप्त होती है हाइड्रोजन गैस। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? तो यह गैस उत्पन्न करते हैं दोस्तों हाइड्रोजन गैस। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो यहाँ प्रयुक्त होती है दोस्तों हाइड्रोजन गैस। खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? तो दोस्तों हाइड्रोजनीकरण के द्वारा किया जा सकता है। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? तो यह दोस्तों पैलिडियम का कोलाइडी विलयन करेगा। पैलिडियम तथा प्लैटिनम के समान धातुएं विशेष परिस्थितियों में हाइड्रोजन का बहुत अधिक आयतन अवशोषित कर लेती हैं। धातु द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन कहलाती है, तो यह दोस्तों कहलाती है अधिधारित हाइड्रोजन कहलाती है। जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु हैं तो अत्यधिक ध्रुवीय हैं इसके अणु।
आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। तो यह होता है दोस्तों 2:1 का। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। तो यह होता है दोस्तों 1:8 का होता है। शुद्ध जल होता है तो शुद्ध जल दोस्तों उदासीन होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी का घनत्व, तो पानी का घनत्व दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और फिर घटता है। हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? तो दोस्तों हाइड्रोजन आबंध के कारण होता है। जल का रासायनिक सूत्र है, तो जल का रासायनिक सूत्र H2O है। विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो विश्व के लगभग 71% भाग पर जल है। विश्व के लगभग 71% भाग पर जल है। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमनांक क्रमशः बढ़ जाएंगे और घट जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशन किया जाता है, तो जल का कीटाणुनाशन क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट जल को दोस्तों कीटाणु रहित बना देता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? तो विद्युत का चालक दोस्तों लवण जल है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो यह प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों आसवन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक लवण युक्त होता है, क्योंकि दोस्तों नदियाँ अपने साथ लवण बहाकर लाती हैं। जल की अस्थायी कठोरता किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यह होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। जल में स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह दोस्तों होता है मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो भारी जल का कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतक के रूप में किया जाता है। भारी जल है तो भारी जल दोस्तों हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है। भारी पानी गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या है? तो इसका रासायनिक संगठन D2O है। भारी जल का अणु भार है। भारी जल का अणु भार दोस्तों है 20 है। पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहा जाता है? तो पानी में दोस्तों हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक होने पर उसे भारी पानी कहा जाता है। भारी जल दोस्तों एक प्रकार का होता है, तो मंदक होता है भारी जल। बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड उपयुक्त होता है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है, तो यह दोस्तों काम आता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। कार्बन है एक, तो कार्बन दोस्तों एक अधातु है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है, तो अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। कार्बन परमाणु में होते हैं, तो कार्बन परमाणु में दोस्तों 6E 6P तथा 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? तो यह दोस्तों बनाए जाते हैं कार्बन के द्वारा। एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को कहते हैं, तो विभिन्न प्रारूप को दोस्तों अपरूप कहते हैं। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है कहलाता है, तो वह अपरूपता कहलाता है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो कार्बन के अपरूप हैं हीरा और ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो कार्बन दोस्तों इनमें से किसी में भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रूप बकमिंस्टर फ्लोरीन का एक अपरूप है? तो यह दोस्तों है कार्बन का एक अपरूप है। निम्न में से कौन मूल तत्व है? तो दोस्तों इसमें से मूल तत्व है वह है हीरा एक मूल तत्व है। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? कार्बन का शुद्ध रूप दोस्तों हीरा है। निम्नलिखित में से कौन सा अब तक कठोरतम पदार्थ है? तो अब तक का कठोरतम पदार्थ हीरा है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के संबंध में कैरेट भार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? तो इसमें दो है जो कार्बन का एक रूप नहीं है, वह है हेमेटाइट कार्बन का रूप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? तो यह है दोस्तों ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? तो पेंसिलों में दोस्तों ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है, तो शुष्क सेल की धनात्मक छड़ ग्रेफाइट की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा स्नेहक है? तो अच्छा स्नेहक ग्रेफाइट चूर्ण है।
न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विमंदक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विमंदक दोस्तों ग्रेफाइट है। रेडियोकार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो यहाँ दोस्तों निर्धारण होता है जीवाश्मों की आयु का। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है, तो प्रयोग किया जाता है दोस्तों एनिमल चारकोल का। रक्त तप्त कार्बन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है, तो यहाँ दोस्तों प्राप्त होता है जल गैस प्राप्त होता है, जल गैस प्राप्त होता है। श्रृंखलन का गुण किस में प्रबल होता है? तो श्रृंखलन का गुण दोस्तों कार्बन में प्रबल होता है। हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? तो यह उसके दोस्तों निर्भर करता है अपवर्तनांक के गुण पर। कार्बोरेंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो कार्बोरेंडम दोस्तों सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम है। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है? तो इसमें दोस्तों एंथ्रेसाइट में अधिक अंश कार्बन का होता है। निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? भूरा कोयला दोस्तों लिग्नाइट को कहा जाता है। मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है, तो मुलायम कोयला के नाम से बिटुमिनस को जाना जाता है। कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था है, कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था पीट है। सामान्य किस्म का कोयला है, सामान्य किस्म का कोयला दोस्तों है इसमें बिटुमिनस। उच्च कोटि का कोयला है, तो उच्च कोटि का कोयला एंथ्रेसाइट है, उच्च कोटि का कोयला एंथ्रेसाइट है। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है? तो डोलोमाइट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? तो इसमें से दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड सर्वाधिक हानिकारक है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है, तो यह मुख्यतः दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड करती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है? तो यह दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड करती है। नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है, नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस इसमें से दोस्तों है कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो यह घुल जाता है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। वातावरण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दोस्तों 0.03% की होती है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? तो इसमें दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का है। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो उपयोग की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि तब इससे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया करके बनाती है, तो यह दोस्तों बनाती है कार्बोनिक अम्ल बनाती है। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है, तो यह है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है? तो यह दुधिया हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो उसमें दोस्तों मिलाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत निम्नलिखित गैसों में से कौन उपस्थित रहता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित रहता है। सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है, तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ कहा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने से वह स्पंजी तथा कोमल हो जाती है, क्योंकि वह उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को स्पंजी बना देती है। गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? तो इसमें दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन करता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस हैं, तो उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल में दोस्तों उपयोग किया जाता है सिलिकॉन का। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है, तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन है दोस्तों अर्धचालक। सिलिकॉन अर्धचालक है। कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है, तो सिलिकॉन कार्बाइड जाना जाता है। क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो क्वार्ट्ज दोस्तों बनता है कैल्शियम सिलिकेट से। कांच क्या है? तो कांच है दोस्तों अतिशीतित तरल है। विभिन्न प्रकार के कांच के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? तो मुख्य घटक है सिलिका। सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों की अथवा चूर्ण रूप से औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती है, क्योंकि सिलिका जेल नमी सोखती है। प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो यह है दोस्तों नाइट्रोजन गैस है। तो नाइट्रोजन गैस हवा से हल्की है। नाइट्रोजन गैस जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर यह बुझ जाती है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वीर्य को रखा जाता है, तो यह रखा जाता है दोस्तों द्रव नाइट्रोजन में। वायु का मुख्य संघटक है, तो वायु का मुख्य संघटक नाइट्रोजन है। फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? तो यह रखा जाता है दोस्तों नाइट्रोजन में, याद रखिएगा नाइट्रोजन में। विद्युत बल्ब में
प्रयुक्त की जाने वाली गैस है? तो यह है दोस्तों नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन के खोजकर्ता हैं, नाइट्रोजन के खोजकर्ता दोस्तों रदरफोर्ड हैं। नाइट्रोजन के खोजकर्ता रदरफोर्ड हैं। क्रायोजेनिक द्रव है, तो क्रायोजेनिक द्रव दोस्तों इसमें से है द्रव नाइट्रोजन। बढ़ते हुए पौधे को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? तो सबसे अधिक मात्रा में दोस्तों नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक मात्रा में होती है? तो नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में होती है। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है, तो यह है दोस्तों NCl3 है, NCl3 है। निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो होती है दोस्तों यूरिया की। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो NO उत्पन्न होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है। प्रकाश रासायनिक धूप कोहरे बनाने के समय निम्न में से कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है? तो इसमें दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होता है। तड़ित के कारण निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया होती है? तो इसमें दोस्तों होती है नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? तो यह दोस्तों रासायनिक नाम है लाफिंग गैस का। हास्य गैस है, तो हास्य गैस दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड है, हास्य गैस। अम्ल वर्षा इसके कारण से होती है, तो अम्ल वर्षा दोस्तों होती है SO2 और NO2 के कारण। मार्बल कैसल क्या है? तो है अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण। अमोनिया में उपस्थित होता है, तो अमोनिया में उपस्थित होता है दोस्तों उपस्थित होता है नाइट्रोजन व हाइड्रोजन उपस्थित होता है। हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? तो दोस्तों अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें दोस्तों लोहा का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो यह है दोस्तों इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। जल में आसानी से घुलनशील है, तो जल में आसानी से घुलनशील अमोनिया है। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? तो यह है दोस्तों 3 है। अश्रु गैस है, तो अश्रु गैस है दोस्तों अमोनिया। पीतल के बर्तन की कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है, तो यह धुआं है दोस्तों अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। एक अज्ञात गैस में जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस को नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? तो यह है दोस्तों NH3 है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण के लिए उपयुक्त दशाएं कौन सी हैं? तो यह है दोस्तों उच्च दाब और निम्न ताप है। एक्वारेजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो यह मिश्रण है दोस्तों सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना दोस्तों घुल जाता है अम्लराज में। एक्वारेजिया सांद्र HNO3 में किसको मिलाकर बनाया जाता है? तो यह मिलाया जाता है दोस्तों सांद्र HCl में। फास्फोरस का अणुसूत्र है, फास्फोरस का अणुसूत्र है दोस्तों P4 है। फास्फोरस का सबसे स्थायी अपरूप है, तो यह है लाल फास्फोरस। फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप पीला व श्वेत फास्फोरस है। पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है, तो दोस्तों जल में रखा जाता है। दिया सलाइयों के निर्माण में प्रयुक्त होता है, तो दोस्तों लाल फास्फोरस होता है। हड्डियों एवं दांतों में लगभग 50% होता है, 50% कैल्शियम फॉस्फेट होता है। फास्फोरस के अपरूपों में कौन स्फुरदीप्ति का गुण प्रदर्शित करता है? तो यह गुण प्रदर्शित करता है श्वेत फास्फोरस का। श्वेत फास्फोरस कास्टिक सोडा के गर्म तथा सांद्र विलयन से अभिक्रिया करके बनाता है, तो फॉस्फीन बनाता है। मानव अस्थि का मुख्य तत्व है, मानव अस्थि का मुख्य तत्व P है। पक्षियों के हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम में लाया जाता है, क्योंकि यह भरपूर होता है दोस्तों फास्फोरस से। माचिस की तीली के सिरे पर निम्नलिखित में से क्या लगा होता है? तो यह लगा होता है सरेस व कांच का पाउडर, और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? उपयोग किया जाता है दोस्तों युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने PS3 का उपयोग किया जाता है धुआं बनाने के लिए। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% होता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? यह दोस्तों प्रिस्टले ने की थी। उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें से दोस्तों O2 एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मानव को जीवन देने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है? तो ऑक्सीजन गैस दोस्तों आती है जल से। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रणों का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों ऑक्सीजन तथा हीलियम का प्रयोग करते हैं।
निम्नलिखित में से क्या जलने में सहायक होता है? तो दोस्तों जलने में सहायक होता है ना ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है। अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्न गैसों का मिश्रण होता है। तो यह दोस्तों ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। ऑक्सीजन गैस में जलती हुई सठी ले जाने पर वह दोस्तों वह तेज़ी से प्रज्वलित हो जाती है। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक होता है ऑक्सीजन का प्रतिशत। ऑक्सीजन और ओजोन है, तो ऑक्सीजन और ओजोन दोस्तों एलोट्रोप्स हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है? तो ऑक्सीजन बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो चांदी की सतह को ओजोन काला कर देती है। निम्नलिखित में से किसके इस्तेमाल के फलस्वरूप वातावरण की ओजोन परत का क्षरण होता है? तो यह दोस्तों होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के इस्तेमाल के फलस्वरूप होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो उत्तरदायी है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में निम्नलिखित पदार्थ विसर्जित करते हैं? तो यह दोस्तों NOx विसर्जित करते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती हैं? ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती हैं। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती हैं, तो दोस्तों अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती हैं। ओजोन गैस में किस तरह की गंध होती है? तो सड़ी मछली की तरह गंध होती है। गंधक का अणुसूत्र है, गंधक का अणुसूत्र S8 है। गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसी संरचना बनाते हैं? तो दोस्तों बनाते हैं 8 परमाणु आपस में जुड़कर। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है, तो यह है दोस्तों गंधक है। रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वल्कनीकरण कहा जाता है। रबड़ को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व है, तो प्रयुक्त तत्व दोस्तों सल्फर है। प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर मिलाया जाता है। उबलती हुई गंधक को ठंडे जल में डालने पर क्या प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है दोस्तों प्लास्टिक गंधक। वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती तथा जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है? तो वह हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो वह दोस्तों होता है हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। पोटेशियम डाइक्रोमेट में अम्लीय घोल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रवाहित करने पर घोल का रंग हो जाता है, तो हरा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो अम्ल वर्षा के लिए N2O और H2O उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? तो दोस्तों SO2 के द्वारा होती है। वायु में किसकी अधिकता के होने से पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? तो SO2 की अधिकता के कारण गिर जाती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से कौन सी गैस लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है? तो जलवाष्प दिखाई देती है। जलवाष्प सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर विलयन का रंग हो जाता है, तो हरा हो जाता है विलयन का रंग। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों कहलाता है इसमें से ऑयल ऑफ विट्रियोल कहलाता है। एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों मैग्नीशियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का होता है। रसायनों का सम्राट कहलाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। कशिश का तेल ऑयल ऑफ विट्रॉल है, तो ऑयल ऑफ विट्रॉल दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल है। ओलियम है, तो ओलियम दोस्तों है सधूम्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन की विधि है, तो दोस्तों लेड कक्ष विधि और संपर्क विधि उपयुक्त दोनों विधि है। निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में उपयोग किया जाता है? तो कार की बैटरी में दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सामान्य बैटरी में निम्नलिखित रसायन होते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं। लेड संचायक बैटरी के आवेशित होने पर क्या होता है? तो आवेशित होने पर दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? तो H2SO4 मूल रसायन माना जाता है। तनुगंधकाम्ल में की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, तो हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा में रहता है? तो दोस्तों H2SO4 अधिकतम मात्रा में रहता है। विद्युत केंद्रों में उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। सल्फर डाइऑक्साइड कारण बनती है अम्लीय वर्षा का। कार्बन अथवा ग्रेफाइट शलाकाओं का प्रयोग परमाणु रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन प्रक्रम द्वारा धारणीय नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के लिए विमंदकों के रूप में किया जाता है। इस प्रक्रम में दोस्तों न्यूट्रॉन धीरे धीरे से बनते हैं। चीनी का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर वह झुलस जाती है। इस प्रक्रिया में चीनी का दोस्तों निर्जलीकरण हो जाता है। कैरो अम्ल के नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है H2SO4। मार्शल अम्ल के नाम से जाना जाता है, तो H2O8 जाना जाता है। कौन सा हैलोजन तत्व जीनॉन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनता है? तो दोस्तों फ्लोरीन बनता है।
टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हैलोजन है तो वह है दोस्तों फ्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन हैलोजन परिवार का सदस्य नहीं है? तो हैलोजन परिवार का सदस्य इसमें से दोस्तों मोर्फिन नहीं है। हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है तो दोस्तों फ्लोरीन है। निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों होती है फ्लोरीन की। निम्नलिखित में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है? तो यह होती है दोस्तों फ्लोरीन में। निम्न में से किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? तो दोस्तों लेते हैं Cl2 को लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है? तो रंगीन गैस इसमें से दोस्तों होती है क्लोरीन। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाले विरंजन अभिकर्मक क्या है? तो विरंजन अभिकर्मक है दोस्तों क्लोरीन है। किस हैलोजन सदस्य का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है? तो दोस्तों क्लोरीन का होता है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है तो ब्रोमीन है तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यह महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन का। निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? तो दोस्तों आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है। थायराइड को दूषित कार्यफलन को दूर करने के लिए आयोडीनीकृत नमक साधारणतः निम्नलिखित में से किस रूप में दिया जाता है? यह दिया जाता है पोटेशियम आयोडाइड के रूप में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम दोस्तों म्यूरिएटिक अम्ल है। मानव आमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? तो मानव आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ग्लास किसमें घुलनशील है? तो ग्लास दोस्तों घुलनशील है HF में। भूप्रवृत्ति में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है तो एस्टेटीन है। अक्रिय गैसें अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करती हैं तो दोस्तों इनमें पूर्णतः युग्मित स्थायी कोश है इसलिए नहीं करती हैं। किसी अक्रिय गैस के परमाणु की बाह्य कक्षा पूर्ण होती है। उत्कृष्ट गैसें निष्क्रिय हैं क्योंकि दोस्तों उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है और उनका आयनन विभव अधिक होता है। उपयुक्त दोनों हैं। अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? यह प्राप्त है रैमजे को। हवाई जहाज़ के टायरों को चौड़ा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो यह प्रयुक्त होती है हीलियम गैस। चलिए दोस्तों कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन देखते हैं। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था? तो यह दोस्तों बर्जीलियस ने किया था। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था तो यह दोस्तों यूरिया था। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताओं के एक समचतुष्फलक के चारों किनारों की ओर दिष्ट होती है तथा कार्बन केंद्र में होता है। यह विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो लीबेल तथा वॉन्टहॉफ ने दिया था। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है तो यह है दोस्तों सेलुलोज। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों से मिलता है? तो यह मिलता है दोस्तों कार्बन। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग होता है? तो भाप श्रवण का उपयोग होता है। कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC पद्धति में नाम है तो नाम दोस्तों मेथेनॉल है। एथिलीन का IUPAC में नाम है तो यह है दोस्तों एथीन है। एसिटिलीन का IUPAC नाम है तो यह है दोस्तों इथाइन। IUPAC की प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम है तो यह नाम है दोस्तों इथेनॉल। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है तो क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है दोस्तों ट्राइक्लोरोमीथेन है। क्लोरल का IUPAC नाम है तो यह है दोस्तों ट्राइक्लोरोइथेनॉल है। निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक है? तो इसमें से कार्बनिक यौगिक है दोस्तों क्लोरोफॉर्म। फिनॉल है दोस्तों फिनॉल एक यौगिक है तो फिनॉल दोस्तों एरोमेटिक यौगिक है। फिनॉल एक एरोमेटिक यौगिक है। अल्कोहल में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है तो यह दोस्तों है अभिक्रियाशील मूलक OH है। एल्डिहाइड में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है तो यह दोस्तों है CHO है। कीटोन में कौन सा अभिक्रियाशील मूलक उपस्थित रहता है? तो यह उपस्थित रहता है दोस्तों C=O रहता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील मूलक है तो यह दोस्तों है COOH है। कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह कहलाता है तो क्रियाशील समूह कहलाता है। सजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अगले तथा पिछले सदस्य के अणु सूत्र से कितना अंतर दिखलाता है? तो यह अंतर दिखलाता है CH2 में अंतर दिखलाता है। निम्नांकित में कौन समजात होमोलोगस है? तो होमोलोगस दोस्तों है इसमें से CH4 एवं C2H6 है। मिथाइल अल्कोहल का समजात है तो मिथाइल अल्कोहल का समजात दोस्तों इथाइल अल्कोहल है। सजातीय श्रेणी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? चौथा सही नहीं है कि एक सजातीय श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन नहीं होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है तो दोस्तों
H2N+2 है। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है, तो एल्काइन का सामान्य सूत्र दोस्तों होता है CnH2n-2। एल्कीन का सामान्य सूत्र है, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है, तो यह है दोस्तों C3H8 है। एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र है, तो यह मूलानुपाती सूत्र CH है। निम्न में से किन दो कार्बनिक यौगिकों को मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं, तो यह दोस्तों समान होते हैं एसिटिलीन और बेंजीन। बेंजीन एवं एसिटिलीन के अणु सूत्र भिन्न परंतु मूल अनुपाती सूत्र एक होते हैं। किसी यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र CH2O एवं अणु भार 60 है। इस यौगिक का अणु सूत्र होगा C2H4O2 होगा। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को कहते हैं, तो दोस्तों कहते हैं किण्वन कहते हैं। कम वाष्पशील उच्च क्वथनांक वाले जटिल उच्च हाइड्रोकार्बनों का ताप द्वारा कम क्वथनांक वाले सरल हाइड्रोकार्बनों में बदलने की क्रिया कहलाती है, तो यह क्रिया दोस्तों भंजन कहलाती है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं, तो यह दोस्तों कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। दूध को दही में के रूप में खट्टा करने का इसका एक उदाहरण है, तो यह एक उदाहरण है दोस्तों किण्वन का एक उदाहरण है। किण्वन फर्मेंटेशन का उदाहरण है। फर्मेंटेशन का दोस्तों उदाहरण है इसमें से दूध का खट्टा होना, गीले आटे का खट्टा होना, गन्ने के रस से शराब का बनाना, उपर्युक्त सभी हैं। बहुलीकरण के संदर्भ में असत्य कथन है, तो इसमें से असत्य है, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के अणु परस्पर संयोग करते हैं। बहुलीकरण का उदाहरण है, तो बहुलीकरण का उदाहरण दोस्तों एसिटिलीन का बेंजीन में परिवर्तन, फॉर्मेल्डिहाइड का ट्राइऑक्सेन में परिवर्तन, एसिटिल्डिहाइड का पैरलीहल्डिहाइड में परिवर्तन है, उपर्युक्त सभी है। एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह दोस्तों बहुलीकरण अभिक्रिया है। लकड़ी के भंजक आसवान से प्राप्त होता है, तो यह दोस्तों पायरोलिग्नियस अम्ल प्राप्त होता है। एक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं, तो यह दोस्तों समव्ययी कहलाते हैं। समव्ययी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, तो संरचनात्मक सूत्र में परिवर्तित करते हैं। समव्ययी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, तो भौतिक गुणों में करते हैं। निम्नलिखित में कौन समव्ययता प्रदर्शित करता है? समव्ययता प्रदर्शित करता है दोस्तों ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है, तो यह दोस्तों चेन आइसोमर है। मिथेनाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समव्यय है, तो यह दोस्तों है एन ब्यूटेन का समव्यय। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं, तो यह दोस्तों प्रभाजी आसवान विधि के द्वारा किए जाते हैं। जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली वाष्प होती है, तो यह होती है पेट्रोलियम ईथर। द्रव्य सोना के नाम से जाना जाता है, तो द्रव्य सोना के नाम से पेट्रोलियम को जाना जाता है। पेट्रोक्रॉप्स में मुख्य रूप से पाया जाता है। पेट्रोक्रॉप्स मुख्य रूप में पाया जाता है, तो यह दोस्तों पाया जाता है हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स पाए जाते हैं। पेट्रोलियम उत्पाद कुछ पादपों के लेटेक्स में उपस्थित कम अणुभार के हाइड्रोकार्बन के जलीय भंजन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे पादप किस कुल से संबंधित रखते हैं, तो ऐसे पादप दोस्तों यूफोबिरियासी कुल से संबंधित रखते हैं। मिट्टी के तेल का संगठन होता है, तो इसका संगठन दोस्तों C11 C16 होता है। गैसोहोल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है मिश्रण है, तो यह मिश्रण है दोस्तों पेट्रोल व एल्कोहल का। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है उच्च क्षमता और आर्थिक बचाव के कारण। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है, तो यह दोस्तों ऑक्टेन संख्या से अभिव्यक्त की जाती है। अच्छे अपस्फोट रोधी यौगिक के ऑक्टेन संख्या का मान होता है, तो इसका मान होता है दोस्तों उच्च होता है। पेट्रोल की स्फोट रोधी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो टेट्रा एथिल सीसा उपयोग किया जाता है। पेट्रोल में प्रयोग होने वाला सबसे अच्छा स्फोटन रोधी यौगिक है, तो सबसे अच्छा स्फोटन रोधी यौगिक लेड टेट्रा इथाइल है। पेट्रोल स्टेशन पर बिकने वाला पेट्रोल मिश्रित गैसोलीन होता है। मिश्रित करने पर पेट्रोल का अपस्फोट रोधी गुण बढ़ जाता है। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है, तो इसके ऑक्टेन संख्या से लगता है। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है, क्योंकि यह दोस्तों पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है, तो पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम पैराफिन मोम है। स्पर्मेटी मोम कहाँ से प्राप्त होता है, तो यह दोस्तों प्राप्त होता है वेल से प्राप्त होता है। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है, तो व्यापारिक वैसलीन दोस्तों पेट्रोलियम से निकाला जाता है। पैराफिन किसका उत्पादक है, तो पैराफिन दोस्तों उत्पादक है पेट्रोलियम परिशोधन का। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है, पेट्रोल का मुख्य संघटक ऑक्टेन है। पेट्रोलियम में समांगी मिश्रण रहता है, तो दोस्तों हाइड्रोकार्बन का रहता है।
सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है, तो मीथेन को माना जाता है। मीथेन अणु की आकृति होती है तो दोस्तों समचतुष्फली होती है, समचतुष्फली होती है। मीथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंधन कोण होता है, तो यह बंधन कोण दोस्तों 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। मीथेन के विषय में सही कथन है कि दोस्तों दलदली स्थानों पर नीचे दबे हुए वनस्पति और जीव पदार्थों के जीवाणु विच्छेदन से इसकी उत्पत्ति होती है। यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। इसे मॉर्स गैस भी कहते हैं। उपयुक्त तो सभी है, सही कथन है। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और गैर विषहीन किंतु ज्वलनशील गैस है। इसका सामान्य नाम क्या है? इसका सामान्य नाम है दोस्तों मॉर्स गैस नाम है। इसका सामान्य गैस नाम है। प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाई जाती है तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके। निम्नलिखित में से किस गैस को मॉर्स गैस कहते हैं? तो मीथेन को कहते हैं। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैसें होती हैं? तो मीथेन गैसें होती हैं। गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? गोबर गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का प्रमुख अवयव है? तो बायोगैस का प्रमुख अवयव मीथेन है। तो दोस्तों यहीं पर समाप्त होते हैं आपकी लूसेंट की बुक रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करता हूं वीडियो आप सभी ने पूरी देखी होगी और वीडियो आप सभी को पसंद भी आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप सभी से मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।